अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टर्स। अब इफ़ेक्टर जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये वो ऑर्गन्स होंगे जो कि रिस्पॉन्स शो करेंगे। और ये रिस्पॉन्स कब शो करते हैं? जब इनको मैसेज मिलता है मोटर न्यूरॉन से। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल इफ़ेक्टर्स हैं वो ग्लैंड्स हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं बाय सेक्रेटिंग। सेक्रेटिंग मीन कोई ना कोई रतूबत खारिज करके। मसल्स रिस्पॉन्स शो करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। अब नर्वस सिस्टम में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में नर्वस सिस्टम जो कि जिसमें से इम्पल्सेस फ्लो कर रही हैं या मैसेज फ्लो कर रहा है, वो उसमें रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, हॉट सब्सटेंस आप कंसिडर कर लें, और आपका हाथ उसको टच कर लेता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं जो कि मैसेज को कंडक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। अब मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाके एसोसिएशन न्यूरॉन्स में इंटरप्रेट होता है, और एसोसिएशन न्यूरॉन्स फिर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज दोबारा से भेजती हैं इस हैंड को। तो हम क्या करते हैं कि अपने हैंड को विदड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि साइनैप्स बनाती हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के साथ या एसोसिएशन न्यूरॉन्स के साथ, और वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स इस रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ये सिग्नल्स ब्रेन को कैरी करती हैं और उसको इन्फॉर्म करती हैं डेंजर के मुतालिक। तो ये आपके पास रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत तेज़ी से फ़्लो करती है और बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स आता है। मिसाल के तौर पे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाता है तो आप फ़ौरन से विद इन मिली सेकेंड्स अपने हाथ को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ये जो एक्शंस बहुत ही तेज़ी से शो होते हैं उनमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। अब हम रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है इम्पल्स के पैसेज का ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। तो रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास पाथवे है। जैसा कि अब हमने पाथवे देखा है कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच कर लेता है तो उस दौरान जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज लेके जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एसोसिएशन न्यूरॉन्स होती हैं जो कि उस मैसेज को इंटरप्रेट करके इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स मैसेज कन्वे करती हैं हैंड के मसल्स को, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ख़ुद ब खुद हमारा हाथ वहाँ से विदड्रॉ हो जाता है। तो ये पूरा पाथवे जो है ये रिफ्लेक्स आर्क है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि बग़ैर इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब होता है वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। अब जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाता है या ठंडी चीज़ को, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ को लगता है, तो हम फ़ौरन हाथ पीछे कर लेते हैं। तो वो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि फ़ौरन से हम शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के रिज़ल्ट में। स्टिमुलस की डायरेक्शन रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जिनको एसोसिएशन या रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन्स से इफेक्टर्स तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव है जो कि न्यूरॉन में ट्रैवल करती है। इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और आइंस की मूवमेंट इन्वॉल्व है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है।
तो नर्व इम्पल्स हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव्स हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये आमतौर पर स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में होता है और ये एनर्जी इस्तेमाल होती है सेपरेशन ऑफ चार्जेस के लिए अक्रॉस अ बैरियर। किसी भी बैरियर के चार्जेस को सेपरेट करने के लिए जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो जो मैनिफेस्ट होगी या इस्तेमाल होगी तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। अब न्यूरॉन के केस में जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में हैं और जो चार्ज सेपरेटिंग बैरियर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अ टिपिकल न्यूरॉन, किसी भी एक न्यूरॉन में एट रेस्ट इज मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड देन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूरॉन में जब वो रेस्ट पे होगी तो उस दौरान वो पॉजिटिव होगी आउटसाइड देन इनसाइड। उसका जो बाहर का एरिया है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा एज़ कंपेयर टू इनसाइड। ये जो नेट डिफरेंस है चार्जेस में बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और ये नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है, इसमें कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो जब न्यूरॉन रेस्ट की फॉर्म में होती है या रेस्ट पे होती है तो उस दौरान उसकी बाहर वाली साइड पॉजिटिव होती है और अंदर वाली साइड नेगेटिव होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर है सोडियम और पोटाशियम आयंस। नर्व सेल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस मौजूद होते हैं और फ्लूइड मौजूद होता है। सोडियम और पोटाशियम आयंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सोडियम आयंस 10 गुना ज़्यादा होते हैं बाहर वाली साइड पे देन इनसाइड द मेम्ब्रेन, जबकि पोटाशियम आयंस और पोटाशियम आयंस जो हैं ये 20 गुना अंदर वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं। जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनमें एक्टिव सोडियम और पोटाशियम पंप्स होते हैं जो कि उनकी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब ये पंप्स एटीपी को यूज़ करके सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं और पोटाशियम को अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर ये सोडियम और पोटाशियम आयंस लीक कर जाएं सेल मेम्ब्रेन से और सोडियम लीक करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाए और पोटाशियम लीक करके बाहर चला जाए तो सोडियम पोटाशियम पंप्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं ये एटीपी को इस्तेमाल करके सोडियम को बाहर निकालते हैं और पोटाशियम को सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब न्यूरॉन के अंदर लेके आते हैं। हर 2 पोटाशियम के लिए 3 सोडियम बाहर निकाले जाते हैं। मतलब हर 2 पोटाशियम अंदर लाने के लिए 3 सोडियम बाहर निकाले जाते हैं। इस तरह से जो अंदर वाली साइड है वो ज़्यादा नेगेटिव रहती है, क्योंकि अगर 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं तो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। तो बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा है और अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है।
तो इस तरह से सोडियम पोटाशियम आयंस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से कि सोडियम की कंसंट्रेशन 10 गुना बाहर ज़्यादा होती है, जबकि पोटाशियम की कंसंट्रेशन 20 गुना अंदर ज़्यादा होती है। अब सम टाइम्स सोडियम और पोटाशियम लीक करके अंदर बाहर हो जाते हैं, मतलब सोडियम अंदर आ जाता है और पोटाशियम बाहर चला जाता है। उसके लिए नेचुरल प्रोसेस है कि सोडियम पोटाशियम पंप सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं और ये एटीपी को यूटिलाइज करके सोडियम को बाहर निकालते हैं और पोटाशियम को बाहर से अंदर लेके आते हैं। तो हर 3 सोडियम को बाहर लेके जाने के लिए 2 पोटाशियम अंदर लाए जाते हैं। अब 2 की निस्बत 3 ज़्यादा है, तो जब 3 सोडियम बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब है पॉजिटिविटी ज़्यादा बाहर जा रही है, अंदर पॉजिटिविटी कम है जबकि नेगेटिविटी ज़्यादा है। और नेगेटिविटी वो प्रोटीन्स वगैरह की वजह से होती है, जिसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस ये भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लार्ज नेगेटिव आयंस जैसा कि प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, ये मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा होते हैं देन आउटसाइड। बाहर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, इस वजह से अंदर वाली साइड नेगेटिव होती है। थर्ड फैक्टर है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स। सेल मेम्ब्रेन आमतौर पर इम्परमिएबल होती है तमाम आयंस के लिए, मतलब उसमें से आयंस नहीं गुजर सकते सिवाय पोटेशियम आयंस के। मेम्ब्रेन स्लाइटली परमिएबल होती है पोटाशियम के लिए और पोटाशियम लीक करके बाहर चला जाता है। जब ये पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो नेगेटिव चार्जेस इनसाइड ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कंपेयर टू द आउटसाइड। इस वजह से अंदर वाली साइड ज़्यादा नेगेटिव होती है और बाहर वाली पॉजिटिव, क्योंकि पोटाशियम दोबारा से लीक करके बाहर चला जाता है। कुछ को तो पोटाशियम पंप मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पोटाशियम आयन कॉन्टीन्यूसली लीक करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाता रहता है, जिसकी वजह से अंदर वाली साइड ज़्यादा नेगेटिव होती है और बाहर वाली साइड ज़्यादा पॉजिटिव होती है। फोर्थ फैक्टर है हमारे पास नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस दौरान नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती और जो पोटेंशियल होता है ये -70 मिलीवोल्ट होता है। अब इसमें आपको दिखा रहे हैं कि जो सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन है वो अंदर लीक ये मौजूद हैं और आउटसाइड जो है ये भी सोडियम और पोटाशियम है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब इस दौरान अगर सोडियम लीक करके अंदर आ जाए और पोटाशियम बाहर चला जाए तो इसको सोडियम पोटाशियम पंप, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये कंट्रोल करता है। ये देखें, ये पंप 2 पोटाशियम अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है और 3 सोडियम बाहर लेके जा रहा है और इस दौरान ये एटीपी को यूटिलाइज़ कर रहा है। ये आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिखाया गया है कि ये -70 मिलीवोल्ट होता है।